Hello everyone, this is CA नितिन गुप्ता, फैकल्टी ऑफ ऑडिट फॉर CA इंटर एंड CA फाइनल। दोस्तों ये वीडियो है CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि नवंबर 23 में या मई 24 में एग्जाम में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो के जरिए मैं कुछ चैप्टर्स को कैसे आपको प्लान करना चाहिए फाइनल लेवल पे, वो एक स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी आपके लिए इस टॉपिक को लेकर आ चुका हूं जहां पर मैंने बात करी है कि बच्चे की फाइनल लेवल में ऑडिट की प्रिपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं फाइनल लेवल पे, तो एक पेपर ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत डराता है, बच्चों को बहुत सताता है। वो पेपर ऑडिट का होता है और बच्चा इस पेपर में क्यों अच्छे मार्क्स दे के नहीं आ रहा, क्यों इसकी वजह से ग्रुप वन का स्कोर कम रह जाता है या ग्रुप वन क्लियर नहीं हो पाता, ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस की हैं। और अगर इनकेस आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को बच्चे जरूर देखना ताकि पता चल सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की इस पेपर को तैयार करने में। इसके बाद एक वीडियो मैंने और आपके लिए बनाया था जहां पर मैंने पूरा आपका जो ऑडिट का सिलेबस है फाइनल लेवल पर उसको डिटेल एनालाइज किया हुआ था कि किस चैप्टर की एग्जाम में वेटेज क्या होती है, एग्जाम में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, हर बार आते ही आते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर है जो हर बार तो एग्जाम में नहीं आते बट फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है कि 3 या 4 बार लगातार वो अटेम्प्ट में लग जाते हैं, फिर एक आधा कोई अटेम्प्ट वो मिस कर जाते हैं। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो एग्जाम में रेयरली पूछे जाते हैं कि मतलब कि 3 या 4 अटेम्प्ट में कभी एक बार पूछ लिया, और ऐसा कौन सा चैप्टर है जो एग्जाम में कभी आता ही नहीं है। तो ये डिटेल डिस्कशन भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है। इनकेस अगर आपने वो वीडियो भी मिस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको और मिलेगा। चलिए सर, आज के इस वीडियो में सर आप क्या बताने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया है आप बच्चों के लिए जो कि एग्जाम में बेटा हर बार आते ही आते हैं, यानी कि वो इन चैप्टर पर एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। और ऐसे टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके 30 से 40 नंबर जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं उन चैप्टर्स को आपको किस तरह से तैयार करना चाहिए, एक प्लानिंग क्या होनी चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि कितना ही एक पहाड़ जैसा ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, अगर उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है तो एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वो आप प्लानिंग नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आपको आएंगी। तो ये एक प्लानर लेके मैं आपके लिए आया हूं जहां पर फाइनल लेवल पे 5 चैप्टर जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं उनको तैयार करने की एक बेस्ट स्ट्रेटजी आप बच्चों की क्या होनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे आपसे, प्लीज कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और नोट करिए इन चीजों को, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं और उनको तैयार करने की आपकी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, एक चैप्टर ऐसा है जो कि कभी आपने सीए इंटर लेवल पे लॉ में भी पढ़ा हुआ था, सीए इंटर लेवल पे आपने उसको ऑडिट में भी कवर किया है और फाइनल लेवल पे भी ये आपका ऑडिट में कवर होता है और हर बार एग्जाम में आता ही आता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उस चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। वो चैप्टर है दी कंपनी ऑडिट। दी कंपनी ऑडिट एग्जाम में अगर मैं इसके कवरेज की बात करूं तो 4 से 8 नंबर की एक कवरेज आपको इस चैप्टर की देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन तो पक्का लगेगा ही लगेगा 4 नंबर के लिए, और अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो एक मैक्सिमम रेंज लगभग 8 नंबर के आसपास का ये चैप्टर आपका मूव कर जाता है। सेकंड चैप्टर बात करते हैं ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, बेसिकली हम यहां पर बात करते हैं टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 44 एबी के रेफरेंस से, रेंज वही 4 से 8 नंबर के लिए। और जब मैं ये रेंज की बात कर रहा हूं ना तो इसमें मैं केवल सब्जेक्टिव पार्ट बच्चे कवर कर रहा हूं, इससे मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट्स कवर नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में जो आप देके आते हो वो तो घर के लिए क्वेश्चन पेपर मिलता ही नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों का फीडबैक आता है कि इस चैप्टर के ऊपर टैक्स ऑडिट में इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। लेकिन जो मैं रेंज आपको दे रहा हूं 4 से 8 नंबर, ये केवल सब्जेक्टिव पार्ट की रेंज है जो 70 नंबर का आपका पेपर होता है। चलिए इसके बाद तीसरा चैप्टर
ऑडिट अंडर फिजिकल, नो सॉरी, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 4 मार्क्स के लिए, 4 नंबर के लिए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक ऑडिट। चार से 8 नंबर। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, एक से ज्यादा आता है तो 8 नंबर तक की रेंज हो सकती है। और एक प्रोफेशनल एथिक्स, लगभग 12 से 16 नंबर के लिए। ये आपकी एक रेंज है इन चैप्टर्स की, जो एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। देखो, ऑडिट का सिलेबस बच्चे अगर आप फाइनल लेवल पर आप देखेंगे तो बहुत वाइड है। 18 चैप्टर आपके होते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अलग से हैं, वो भी एग्जाम में 25 से 30 नंबर कवर करते हैं। लेकिन इस पेपर में एटलीस्ट अगर मुझे एग्जामिनेशन मार्क्स लेके आने हैं, कम से कम 60 नंबर की कसम खा के बैठते हैं कि इस पेपर के अंदर मैं कम से कम 60 नंबर तो स्कोर करूंगा ही करूंगा। तो वो अप्रोच मेरी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं उन चैप्टर्स पे वार करूंगा जो चैप्टर हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। और बिलीव मी, ये चैप्टर इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है। ये चैप्टर इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है। स्टेप वाइज स्टेप जाएंगे ना आप, तो बहुत बड़ा अगर आपका रास्ता है, मंजिल है, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप आप जाते हैं तो आप उस मंजिल को बेटा अल्टीमेटली हासिल कर लेते हो। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते और आप केवल मंजिल देख रहे हो, उस मंजिल तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो बेसिकली मैंने पहले यहां पर इन 4-5 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी होती है और अटेम्प्ट में लगातार अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट वो पूछते हैं। जैसे बैंक ऑडिट है, इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट की हम बात कर सकते हैं, एनबीएफसीज की हम बात कर सकते हैं, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। लेकिन वो चैप्टर्स ऐसे हैं कि वो रेगुलर नहीं है, मतलब कि एक आधा अटेम्प्ट ऐसा देखने को मिल सकता है जब उन चैप्टर पे एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए। जैसे कि अगर इस बार के अटेम्प्ट की बात करें तो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था, बैंक ऑडिट पे क्वेश्चन नहीं था। लेकिन ये जो 5 चैप्टर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और 30 से 40 नंबर की कवरेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो सोचिए बच्चे कि जो क्वेश्चन, जो चैप्टर्स हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं, अगर उनको मैं सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेता हूं और बाकी बचे चैप्टर्स पर अगर मेरी एक एवरेज कमांड भी होती है, तो भी आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन मार्क इस पेपर के अंदर सिक्योर करके आ सकते हो। चलिए बात करते हैं कि इन चैप्टर्स को तैयार करने की आपकी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दी कंपनी ऑडिट। दी कंपनी ऑडिट, अगर इस चैप्टर के कवरेज की बात करें तो कवरेज वही है बच्चे जो कभी आपने लॉ में कवर किया हुआ था इंटर लेवल पे, या फाइनल लेवल की बात करते हैं तो आपने ऑडिट में कवर किया था। सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक इसकी कवरेज होती है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका कारों के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कारों के ऊपर। और कारों के ऊपर एक क्वेश्चन की रेंज क्या पॉसिबल है? तो कारों में बच्चे आपसे क्वेश्चन या तो कारों की एप्लीकेबिलिटी, या कारों में जो आपके ऑर्डर का पैरा नंबर 3 के अंदर जो आपकी 21 क्लॉज होती हैं, उन क्लॉज में से किसी भी क्लॉज के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपसे पूछेगा। तो पहले देखिए कि इस चैप्टर की कवरेज क्या है, यानी कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं और उन टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो कंपनी ऑडिट में एक टॉपिक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो कभी भी एग्जाम में मिस नहीं होता, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कारों के ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना पूछे। तो कारो का जो टॉपिक है, कारो 20 चल रहा है इस समय, तो कारो 20 का टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी वो क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है, जिनके ऊपर कारो एप्लीकेबल है वहां पर कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। इस टॉपिक पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। तो एग्जाम में आपको पता होना चाहिए
कि केस स्टडी के आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सर ये प्रैक्टिस कैसे मिलेगी हमको? तो जो एग्जाम में पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको प्लीज आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। जैसे कि कारों की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो रिपीट मोड पे पूछी जाती है। बहुत सारी क्लॉज ऐसी हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट क्लॉज है और उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट मोड पर लगते हैं। तो प्लीज बच्चे आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी होगी कि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें किस तरीके से मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसमें मैं अपनी ओर से एक रिकमेंडेशन आपको यह भी दूंगा कि जो कारों में आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है इस पर जो आईसीआई का गाइडेंस नोट है उस गाइडेंस नोट को बच्चे आप जरूर रेफर करिए। बिकॉज गाइडेंस नोट में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में जो बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उन गाइडेंस नोट को प्लीज आप जरूर रेफर करिए कि ऐसा होने पर मेरे ऑडिट प्रोसेस क्या होने चाहिए, क्या आपकी रिपोर्टिंग आनी चाहिए। अगर उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो बिलीव मी एग्जाम में ऐसा कोई कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती जिसको आप अटेम्प्ट करके ना हो। यहां पर बच्चे एक शॉर्टकट पता है क्या ले लेता है कि उसने कारो पढ़ लिया, पता है कि हाँ मुझे कारो की एप्लीकेबिलिटी आती है कि कहां पर कारो एप्लीकेबल है, कहां पर कारो एप्लीकेबल नहीं है। और उसके अलावा जब मैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो हाँ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को उसने एक बार पढ़ तो लिया, समझ में भी आ गया कि हाँ क्या रिपोर्टिंग करवाई जा रही है। लेकिन उस रिपोर्टिंग को लेकर जो कई सारे इश्यूज हो सकते हैं बच्चा उन इश्यूज पर फोकस नहीं करता और ऐसा इश्यू हो जाने पर आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, बच्चा एग्जाम में इस केस में कुछ फंस सकता है कि हाँ मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा कि ऐसे केस से मुझे क्या रिपोर्टिंग करके आनी चाहिए। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइडेंस नोट को एक बार आप जरूर रेफर करना और जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है ना उनको प्लीज एक बार पढ़ना जरूर। बिकॉज एग्जाम में मैं देखता हूं कि कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन रिपीट मोड पे आपके लग जाते हैं। तो ये तो ही बात की जो क्वेश्चन कारों पे आता है 4 नंबर का उसे किस तरह से आपको तैयार करना है। और अगर एक क्वेश्चन और पॉसिबल हुआ बिकॉज मैंने इसकी जो रेंज दी है वो 4 से 8 नंबर के लिए दी है तो एक क्वेश्चन तो कारों के ऊपर हुआ। अब बाकी जो 139 से लेकर 148 तक का आपका प्रोविजन बचा तो उसके ऊपर एग्जाम में या तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपसे यहां पर पूछ सकता है। तो कंपनी ऑडिट को आप सबसे पहले तैयार करिए क्योंकि इस चैप्टर की एक अच्छी बात पता है क्या है कि ऑलरेडी इस चैप्टर का एक अच्छा बैकग्राउंड आपके पास होता है, पहले से ही आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे होते हो। मेन टाइम मैं कहूंगा कि आपका जो यहां पर लगेगा इस चैप्टर के अंदर वो कारों के ऊपर अपना टाइम डिवोट कर देना। अगर कारों पे कमांड आपकी अच्छी है तो 4 नंबर डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन में स्कोर करके आओगे। तो ये तो थी बात दी कंपनी ऑडिट। नाउ मूव करते हैं अगले चैप्टर पर, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, जहां पर बात करते हैं हम टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अगर हम इस चैप्टर की कवरेज की बात करें तो जो ट्रस्ट की ऑडिट होती है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 35D 35E में डिडक्शंस जो कंपनीज क्लेम करती हैं अदर देन कंपनीज, बिकॉज कंपनीज की तो ऑडिट होती हैं बट ऐसे एसएससी जो कंपनी नहीं है और 35D और 35E के एग्जम्पशन क्लेम कर रहे होते हैं, डिडक्शन क्लेम कर रहे होते हैं, तो वो डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए जो कंडीशंस थी क्या एसएससी ने वो कंडीशंस फुलफिल करी हैं या नहीं करी वो एग्जामिन आप करते हो। तो ये दो ऑडिट भी आपके सिलेबस में है लेकिन इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन रेयरली, रेयरली का मतलब कि कभी, अब 35D और 35E की डिडक्शंस के ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी आज तक लगा ही नहीं है। और अगर बात करता है ट्रस्ट की ऑडिट के लिए तो एग्जाम में एक आधा बार क्वेश्चन वहां पे लगा हुआ है। इस चैप्टर की जो मेन कवरेज है वो हमारी तीसरी जो ऑडिट है टैक्स ऑडिट वो है अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब टैक्स ऑडिट पर अगर देखो मैं बोलूं कि 90 है, मोर देन 90% चांस ये होगा कि जो 3CD की आपकी क्लॉज होती हैं, जब मैं 3CD बोल रहा हूं तो बेटा उम्मीद कर सकता हूं कि टर्म आपको समझ में आ रही होगी बिकॉज फाइनल लेवल पे हो कहीं ना कहीं आपने अपनी आर्टिकलशिप में आपने टैक्स ऑडिट्स करी होंगी। तो जो फॉर्म 3CD होता है उसमें क्लॉज नंबर 1 टू क्लॉज 44 तक होती हैं और उनमें से किसी भी क्लॉज पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। छोटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी तो 2-2 नंबर की 2 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपसे पूछ लेगा और एक बड़ी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो 4 नंबर की एक सिंगल क्वेश्चन भी यहां पर पॉसिबल है। अब एग्जाम में क्वेश्चन की पॉसिबल रेंज क्या क्या हो सकती है तो पहले ये देखिए कि टैक्स ऑडिट पर कवरेज क्या है।
आपके सिलेबस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी यानी कब कब सेक्शन 44 ए बी एप्लीकेबल होता है। टोटल 5 क्लॉज आती हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई। 44 ए बी की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। फिर टैक्स ऑडिट करता कौन है? तो टैक्स ऑडिट करता है एक अकाउंटेंट, जो लॉ में टर्म यूज की गई है अकाउंटेंट। और वो अकाउंटेंट कौन? तो बेसिकली मैं बात करूंगा सीए विद सीओपी। तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है इस पे लेकर एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। एमसीक्यू फॉर्म में भी एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो सेक्शन 44 ए बी की एप्लीकेबिलिटी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल होगा। अकाउंटेंट को डिफाइन करने के लिए अकाउंटेंट की ये पर्सन क्वालिफाई करेगा टैक्स ऑडिट के लिए या ये क्वालिफाई नहीं करेगा, एमसीक्यू के वे में भी एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन पॉसिबल होगा। फिर टैक्स ऑडिट में कौन सा फॉर्म आपको यूज करना चाहिए, कब 3CA आपको यूज करना होता है, कब 3CB आपको यूज करना होता है। यहां पर इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आईसीडीएस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आपके सेक्शन 145 का रेफरेंस है। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आईसीडीएस सेक्शन 145 का रेफरेंस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस जगह पर बन सकता है। किन किन परिस्थितियों में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर पॉसिबल है। फिर इसके बाद बात करता है 3CD में जो क्लॉज नंबर 1 टू क्लॉज नंबर 44 होती हैं, इन क्लॉजेस के किसी भी क्लॉज के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मोर देन 90% चांस ये होंगे आपके इस चैप्टर के अंदर कि क्वेश्चन टैक्स ऑडिट में 3CD की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, जो क्लॉज 1 टू क्लॉज 44 है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कुछ क्लॉज ऐसी हैं जो एग्जाम में कभी नहीं आती, जैसे अगर बात करूं क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 जो पार्ट ए में कवर होती हैं, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। रेयरली क्या, आता ही नहीं है। क्लॉज नंबर 4 पे एक बार आया हुआ था। लेकिन जो पार्ट बी है आपका, जो क्लॉज नंबर 9 से स्टार्ट होता है, वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन क्लॉज 9 से लेकर क्लॉज नंबर 44 तक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो किसी भी चैप्टर को तैयार करना है तो पहले आप देखिए कि इस चैप्टर की कवरेज क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बच्चे स्टडी मटेरियल जरूर देखिए और देखिए कि चैप्टर की कवरेज क्या है। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होगा सेक्शन 35D और 35E की जो मैंने बात करी है इस जगह पर, यह भी आपके सिलेबस में है। हाँ, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आज तक लगा ही नहीं है, तो मोस्टली फैकल्टीज की बुक के अंदर ही टॉपिक कवर ही नहीं होता। बट सोचो कि एग्जाम में आप क्वेश्चन दे, एग्जाम में आप अपियर होते हो और 35D और 35E के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या सोचेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बच्चे, सिलेबस में तो था, लेकिन एग्जाम में कभी आज तक पूछा नहीं गया। तो पहले मैंने आपको यह बताया कि इस चैप्टर की कवरेज क्या है। एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात की गई है, अकाउंटेंट पर बात की गई है। फिर बात करते हैं कि कब कब 3CD की रिपोर्टिंग में, जब कब कब आपकी टैक्स ऑडिट में रिवीजन करना पॉसिबल होगा। फिर 3CD की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारी रेंज है एग्जाम के लिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहूं तो मोर देन 90% चांस होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में 3CD की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे आपसे पूछेगा। छोटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो 2-2 नंबर के 2 केस आपसे पूछ लेगा, और एक बड़ी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चन 4 नंबर का आपका एग्जाम में बन सकता है। रेगुलर चैप्टर है, एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। और इस चैप्टर को तैयार करने के लिए मैं बोलूं कहीं ना कहीं कि इनकम टैक्स की एक सफिशिएंट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इनकेस इनकम टैक्स पे कमांड अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इस चैप्टर को तैयार करने में आपकी बेटा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लानर कि हमें इस चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है। सर, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है क्या एग्जाम में रिपीट मोड पर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो मैं यहां पर आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर पे जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया और केस स्टडी कैसे प्रेजेंट करनी होती है एग्जाम में, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, वो लर्निंग आपके पास है, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप अपना आंसर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और इस चैप्टर पे जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हो। चाहे वो कंपनी ऑडिट है या ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ है, क्वेश्चन रिपीट मोड पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर बेटा पूछे जाते हैं। तो प्लीज 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 पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस आपको कवर करते हुए चलने हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। चलिए सर, नेक्स्ट चैप्टर इज ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑडिट इन
ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के बैकग्राउंड से आप ऑलरेडी फैमिलियर तो होते हो। अगर मैं सीए इंटर लेवल पर ऑडिट की बात करूं तो जो चैप्टर नंबर 6 था, पढ़ के आए थे आप बच्चे, पास करके आए हो आप, तो सीए इंटर लेवल पर चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पर ही होता है और वहां पर भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन लगता ही लगता है। अगर वहां के एक बैकग्राउंड आपके पास है, इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चैप्टर बहुत छोटा है और इस चैप्टर को आप एक काम करिए, देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो यहां पर नहीं है, यहां पर जो क्वेश्चन होगा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, आप उसको क्वेश्चन आंसर वे में डिजाइन करिए। बात बच्चे प्लीज ध्यान से आप सुनना मेरी। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके टॉपिक हैं, आई थिंक 11 या 12 के आसपास टॉपिक जाते हैं, उनको आप चैप्टर नॉट चैप्टर वाइज, उनको आप क्वेश्चन वाइज डिवाइड करिए, क्वेश्चन वाइज। और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करिए। बिकॉज देखो, अगर मैं ये कहूं कि बेटा सपोज ये 15 क्वेश्चन है, चलिए ये 15 क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। एग्जाम में 100% बोल रहा हूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा 4 नंबर के लिए। तो ये बताइए कि क्या आप वो 15 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो? नहीं कर सकते। फाइनल लेवल की बात कर रहा हूं कि मैं आपको 15 क्वेश्चन की एक लिस्ट दे रहा हूं एक चैप्टर के ऊपर, और ये कहता हूं कि ये चैप्टर हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन में जो इस टॉपिक, जो इस चैप्टर की कवरेज है, उस पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, मैंने वो क्वेश्चंस फ्रेम करके आपको दे दिए, सपोज विद आंसर। तो क्या आप उन 15 क्वेश्चंस को तैयार करते हुए क्या इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो। अगर मैं डेली बेसिस पर 2 क्वेश्चन का भी टारगेट करूं ना, वो चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल होता है, और जिन बच्चों ने इस एनवायरनमेंट के अंदर कभी ऑडिट नहीं करी होती आर्टिकलशिप में, जिन बच्चों ने इस एनवायरनमेंट के अंदर ऑडिट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर पे एक कमांड लेने पर बच्चे को ना प्रॉब्लम तो आती है। तो एक साथ जब इस चैप्टर को हम तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरू में तो अंडरस्टैंडिंग मिल रही होती है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ बोर्डम अल्टीमेटली क्रिएट होना शुरू होता है और बच्चा बस एंड में ये सोचता है कि किसी भी तरीके से इस चैप्टर को बस कंप्लीट कर लो। नहीं बेटा, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना। इन 5 चैप्टर्स के अंदर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पेपर, इस चैप्टर को तैयार करने की? तो डेली बेसिस पर 2 क्वेश्चन बेटा आप तैयार करो, डेली बेसिस पर, और विद इन 1 वीक आप देखेंगे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और एग्जाम में 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट मोड पे भी हैं। तो चैप्टर देखो कोई सा भी हो, मैं आज जिन 5 चैप्टर की बात कर रहा हूं, चैप्टर कोई सा भी हो, इनके ऊपर एग्जाम में रिपीट मोड पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो प्लीज आप जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए। पहले आप चैप्टर को तैयार करिए और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन चैप्टर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और उसको आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 नंबर की रेंज का क्वेश्चन आपको यहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप क्वेश्चन आंसर वे में डिजाइन करिए और उसके बाद डेली बेसिस पर 2 क्वेश्चंस को आप टारगेट करते हुए चलिए कि आज मुझे 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं, और आप खुद रियलाइज करेंगे एक हफ्ते के अंदर इस चैप्टर पे कमांड आपकी अच्छी होगी। और मल्टीपल टाइम्स रीड करने की आदत जरूर डाल लेना। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते हुए जा रहे हो, पिछला पढ़ लिया, आगे आप पढ़ते हुए जा रहे हो, लेकिन बच्चा पिछले जो प्रोविजंस पढ़े हुए थे उनको रिटेन नहीं कर पाता। तो ये वाली बात ऑलरेडी जो पीछे की मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैंने बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है इस पेपर को तैयार करने में और उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना है, ये सारे के सारे इश्यूज मैंने उस वीडियो में एड्रेस किए हुए हैं। तो उसकी बातें यहां पे ज्यादा नहीं कर रहा, बट इतना बोलूंगा कि हाँ, कि आपको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने की बच्चे आदत डालनी चाहिए ताकि जो पीछे आपने पढ़ा है ना वो आपके दिमाग से स्किप ना हो। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक ऑडिट। चैप्टर थोड़ा लेंदी है,
लेकिन इसको तैयार करने की जो आपकी अप्रोच होगी वो वही होगी सेम जैसा अभी मैंने बात करी है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखते हो तो इस चैप्टर को 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, 3 यूनिट में। यूनिट 1 ड्यू डिलिजेंस, यूनिट नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन एंड यूनिट नंबर 3 फॉरेंसिक ऑडिट। करना क्या है आपको, जो सेम अप्रोच मैंने कहा था ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपने लगाई थी, सेम अप्रोच यहां पर लगाइए कि इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या टॉपिक कवर किए गए स्टडी मटेरियल के अंदर, फॉरेंसिक ऑडिट में स्टडी मटेरियल में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, और उन टॉपिक्स को आप, फिर से बोल रहा हूं, टॉपिक्स को आप क्वेश्चन आंसर वे में डिजाइन करिए। बिकॉज देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप टॉपिक्स को पढ़ लेते हो लेकिन आपको यह पता नहीं होता कि इसके ऊपर एग्जाम में पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपने टॉपिक को पढ़ लिया तो आपको यह रियलाइज हुआ कि हाँ ये चैप्टर मुझे आता है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में ना आपको पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिख के नहीं आना, या किसी भी टॉपिक का एक सेंट्रल आइडिया आपको लिख के नहीं आना। उसमें से किसी टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो जो काम अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, अगर उस चीज की प्रैक्टिस अगर आप पहले से करते हुए नहीं चलेंगे तो अनडाउटेडली बेटा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे तो आप सफर फेस करेंगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आप सफर कर रहे होंगे कि आप क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टॉपिक्स को आप क्वेश्चन आंसर वे में डिजाइन करना सीखिए। ये देखिएगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे उसका स्टार्ट किस तरीके से लेना चाहिए, स्टार्ट लेने के बाद कंटेंट आपका किस तरीके का होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी किस तरीके से होनी चाहिए। बिकॉज जो कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो 30 नंबर वाला पार्ट आपका एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी बचा 70 मार्क्स का आपका डेस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव बेस्ड पार्ट है, उसको आप तभी अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके पास अच्छा कंटेंट होगा, जब आपके पास अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। जैसे अगर बात करता हूं फॉर्म 3CD के ऊपर, सपोज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन आया, आपको पता है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेकिन अगर आपने अपने केस के आंसर को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया तो प्रेजेंटेशन अगर आपका वीक निकल के आया तो भले ही आपका आंसर ठीक हो लेकिन फिर भी आप वहां पे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे बिकॉज आपने कभी इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे आपसे कि आप इस चैप्टर पे जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करिए, देखिए किस किस टॉपिक पे एग्जाम में पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकती है, क्वेश्चन आंसर वे में तैयार करना शुरू करिए। सर अगर ये काम हम नहीं कर पा रहे तो नो डाउट बेटा ये काम मैं आपके लिए करके दूंगा, और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो इसी तरीके से हैं कि किसी भी टॉपिक पे एग्जाम में पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकती है और टॉपिक्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करके दिया गया है। सर क्या ये नोट्स हमें मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन उसकी बातें इस वीडियो में नहीं कर रहा बिकॉज अदरवाइज आपको लगेगा सर अपनी मार्केटिंग करने के लिए आ गए यहाँ पर। नो, मार्केटिंग करना पर्पज नहीं है, अभी पर्पज ये है कि आपको पेपर के लिए तैयार करना कि फाइनल लेवल पे हमारी प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो हाँ कॉन्फिडेंस हो कि पेपर आएगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करूंगा। तो इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, टॉपिक कोई सा भी हो, आप देखिए कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं, एक रेंज किया है इसके अंदर, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक्स हैं क्वेश्चन आंसर वे में आप उसे डिजाइन करिए और उसके बाद फिर आप उसको अटेम्प्ट करिए। सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट मोड पर आते हैं तो मोर देन 90% चांस होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो रिपीट मोड पर होगा। सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको बस एक काम करना है, आप इस चैप्टर को तैयार करिए और क्वेश्चन आंसर वे में खुद डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस है ना उनको भी अगर आप रेफर करोगे तो भी चलेगा। तो प्लीज चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और सारे के सारे A to Z पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूं मोर देन 90% चांस होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो रिपीट मोड पर आएगा। जैसे इस बार भी जो क्वेश्चन था आपका, जो मई 23 का पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन था वो रिपीट मोड पर था, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका था। तो प्लीज बच्चे ये चैप्टर्स के ऊपर कमांड अच्छी कर लोगे ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूं ऑडिट में एग्जामिशन मार्क्स तो आपके कहीं पर भी नहीं गए, आप इजीली ऑडिट के पेपर में एग्जामिशन स्कोर करके आ सकते हो। चलिए बात करते हैं अब अपने लास्ट चैप्टर की, इट इज प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स
लगभग 12 से 16 नंबर, कम से कम 12 नंबर की एक रेंज आपको देखने को मिलेगी। 10 से 12 नंबर कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर का प्रोविजन बहुत बड़ा है, लेकिन इतना कहूंगा इसका ऑडिट से कोई लिंक नहीं है। जैसे और चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो ऑडिट से लिंकेज आपको देखने को मिलेगी, ऑडिट के प्रोविजंस, ऑडिट के जो स्टेप्स होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एथिक्स एक कह सकते हो कि एक अलग दुनिया है, जिसका आपका ऑडिट वाली लाइफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो प्रैक्टिस में है या वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो उसके कोड ऑफ एथिक्स क्या है, उनके काम करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे कि क्या एक सीए इन प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस का एडवर्टीजमेंट कर सकता है, क्या काम लेने के लिए वो किसी और के पास जा सकता है, ठीक है, क्या वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर कर सकता है, क्या क्लाइंट से जो पैसा मिला किसी पर्पस के लिए अगर मैं उसे दूसरे पर्पस के लिए अप्लाई कर दूं तो क्या ये एक मिसकंडक्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बहुत सारे इश्यूज, या इश्यूज क्या, हमारे कोड ऑफ एथिक्स इस चैप्टर के जरिए आपको बताया गया है। चैप्टर को पढ़ने में एक अलग लेवल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना डर भी आएगा कि यार इस चैप्टर की जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा है, क्या इतना सारा प्रोविजन हम अपने दिमाग में रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को ना मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़िए। एक पार्ट तो वो रहेगा कि जहां पर है ना आपके कोड ऑफ एथिक्स बताए गए हैं कि क्या क्या करने पर आपके प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट बनेंगे, क्या करने पर प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट नहीं बनेगा। ये पार्ट आप अलग लेके चलिए, और बाकी जो बेसिक प्रोविजन है कि एक मेंबर कौन होता है, ये एसीए क्या है, एफसीए क्या है, क्या एक सीए इन प्रैक्टिस अपनी सेपरेट ब्रांच ऑफिस खोल सकता है, नहीं खोल सकता, बाकी का प्रोविजन आप अलग लेके चलिए। बात को बच्चे प्लीज ध्यान से आप सुनना कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर को दो पार्ट में आप डिवाइड करिए। एक तो बोलूंगा मैं बेसिक पार्ट, बेसिक, और एक पार्ट ऐसा होगा कि जहां पर आपके ना प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट डिफाइन किए गए हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मोर देन 60-70% चांस होते हैं इस चैप्टर के अंदर कि क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करेगा और आपसे ये पूछेगा, ये बताइए कि यहां पर कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का मामला बनता है या नहीं बनता। लेकिन केवल इतना ही करना काफी नहीं होगा, चैप्टर आपको पूरा कवर करना है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आने के जो ज्यादा चांस होते हैं वो आपके प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के ऊपर होते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने जैसे कहा कि दो पार्ट में आप डिवाइड करिए, एक पार्ट रहेगा आपका प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग, और एक में बाकी बचा सारा प्रोविजन। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। अगर क्वेश्चन आता है आपके प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट को लेकर तो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी होगा, और बाकी बचे प्रोविजन पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका बनता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सर इस चैप्टर को रिटेन कैसे करना है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी चीज को अगर पकड़ के रखने में प्रॉब्लम है तो मल्टीपल टाइम्स आपको रीडिंग करने की आदत डालनी है। जितनी बार आप रीड करोगे ना, बिलीव मी, जो पुराने कंसेप्ट थे आपके, बार बार रीड करने पर आपको फील होगा कि हाँ मेरे कंसेप्ट और ज्यादा डेवलप हुआ है और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। आज भी जो कई बार जब हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद हमें आज भी एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ, कि अगर हम इस चैप्टर इस एसए को कुछ इस तरह से क्लास में लेके चलते हैं, ये एग्जांपल देंगे तो और अच्छे तरीके से हम एसए को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बार बार रीडिंग करने से ना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक को लेकर, आपकी जो कह सकते हो कि एक अप्रोच हो सकती है समझने की, वो काफी हद तक आपकी डेवलप होगी जब आप किसी भी टॉपिक को बार बार रीड करेंगे। तो एथिक्स पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितने भी प्रोविजन है सारे आपको तैयार करने हैं, शॉर्टकट तो कोई लेना ही नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हो। भाई जो मुझे पता है कि चैप्टर एग्जाम में 12 नंबर कम से कम लगेगा ही लगेगा, तो इस चैप्टर में आप किसी भी टॉपिक को छोड़ने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, सब कुछ आपको तैयार करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन की रेंज क्या होती है, तो जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और कैसे मुझे उसको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना चाहिए। तो यहां पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप सारा तैयार कर लीजिए। मोर देन 60-70% चांस होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपका वो रिपीट मोड पर पूछा जाएगा, रिपीट मोड पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन सेम ही आता है, एक आधा बार क्वेश्चन नया भी आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज वाई मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा मत सोचिए कि कोई टॉपिक एग्जाम में अगर कभी नहीं आया तो इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर ऐसा है जो एग्जाम में हर बार आता ही आता है,
चैप्टर को कंप्लीटली आपको तैयार करना है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी भी होते हैं। और केस स्टडी बेटा मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिखकर जरूर देखना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, बच्चा इस चैप्टर में गलती क्या करता है, उसने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा और चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको पता चल गया कि हाँ ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस या सीए इन सर्विस या सीए जनरली को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम में केस स्टडी आती है, केस स्टडी पढ़ने के बाद आपसे पूछा गया कि बताइए कि यहां पे कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का मामला बनेगा या नहीं बनेगा। आप छूटते ही कह दोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट है या नहीं है। तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन में फैक्ट दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग यहां पे कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट बनता है या नहीं बनता, बट आपको ये आंसर प्रेजेंट करना है। और जब आप प्रेजेंट करना शुरू करते हो ना तो प्रॉब्लम आती है, आपका हाथ चलता नहीं है। मतलब आंसर पता है कि प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का मामला बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपका हाथ वहां पर नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, या हाथ चल भी रहा होगा ना, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी है। तो बेटा प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस आप जरूर करिए। बिकॉज चीजें अगर आपको आती हैं और प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो और सीधा आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप बैठ जाते हो तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इन प्रॉब्लम से ओवरकम करना है तो मैं यही बोलूंगा कि बेटा पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस को पढ़िए और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको प्लीज हाथ से लिखकर अटेम्प्ट जरूर करिए। जितना ज्यादा आप हाथ से लिखकर केस स्टडी को प्रेजेंट करने की अपनी आदत डेवलप कर लोगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में आप उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। तो ये पास चैप्टर जो एग्जाम में लगभग 30 नंबर की कवरेज आपको दिला सकते हैं, इनको तैयार करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस करी है। अगर किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप उससे क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे, कोई मैटर नहीं करता। ये 2 नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आप प्लीज अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। 9650315042 and 8178701058। ऑडिट में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। बिलीव मी, किसी भी टॉपिक पे देखो, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप मुझसे क्लास ले रहे हो, आप किसी और से क्लास ले रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस पेपर के अंदर एग्जामिनेशन मार्क्स कम से कम स्कोर करने हैं और वो एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर करने के लिए जो भी मुझे गाइडेंस देनी है मैं उनको लेके प्रॉपर वीडियो आपको देता रहूंगा। पुरानी भी कुछ वीडियोस जो मैंने दी है सबके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि मालूम चल सके कि पेपर में बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, उन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना है। पूरे सिलेबस को एनालाइज करा हुआ है मैंने, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर अब एक प्लानिंग आपको दे रहा हूं, किसी भी चैप्टर को तैयार करने की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी प्लान डेवलप कर सकते हो, तो प्लानिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो आपने भी पढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे प्लान करते ही नहीं हो, तो ये एक रेडीमेड प्लान मैं आपको दे रहा हूं। आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप करिए, अल्टीमेटली बस हमें पढ़ना है और अच्छा स्कोर करके आना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो इन नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ट्राई करना कि कॉल ना करो, बस मैसेज आप कर देना। मैनेजमेंट लिख रहा हूं, देखो आप मैसेज सिंपली मुझे ड्रॉप करना व्हाट्सएप पर। जितना जल्दी मुझसे बन पड़ेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, इस पेपर में कसम खा के बैठते हैं कि सर कम से कम 60 नंबर का स्कोर हम यहां पर करके आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इस अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे, डेफिनेटली इस पेपर में आप कम से कम एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर करके जरूर आओगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।